नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12। अध्याय 12 में हम लोग देखेंगे निर्वाचन। तो इसको आगे देखते हैं हम लोग आज। भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। देश के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और जो किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य न हो, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार उल्लेखनीय है कि भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक और वैधानिक अधिकार है, न कि संवैधानिक या मूल अधिकार, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। वस्तुतः निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है, किंतु भाग 15 में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किए गए। अपितु केवल निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग उसके अधिकारों, शक्तियों एवं कृत्यों के बारे में मोटे तौर पर प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 327 के अधीन संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक समानता की मांग कांग्रेस ने वर्ष 1931 में अपने कराची अधिवेशन में किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग साइमन कमीशन के समक्ष 1928 में किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार माना था। इससे राजनीतिक कानूनी समानता स्थापित होने की बात कही थी। अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन में के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल अपने किसी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर विधि बना सकती है जिस पर संसद उपबंध नहीं करती है। संसद द्वारा निर्वाचन से संबंधित विस्तृत उपबंध अधोलिखित अधिनियमों के तहत किए गए हैं, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, परिसीमन अधिनियम 1962, परिसीमन अधिनियम 1972 आदि। उपर्युक्त अधिनियमों के अतिरिक्त समय समय पर बनाए गए विभिन्न नियमों और आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन व्यवस्था को अमल में लाया जाता है। इसके बाद है निर्वाचन आयोग। इसमें दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका प्रमुख कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। वह संसद और राज्य विधान मंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित कानून के अनुसार करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने की दशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से आयोग को सहायता देने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। इसके बाद है बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग। इसमें है कि 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। प्रावधान के तहत श्री एस धनोआ और श्री वी.एस. सहगल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, लेकिन सरकार के इस निर्णय की तीव्र आलोचना के कारण यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई और 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया। यद्यपि
एस धनोआ बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 324(2) के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद के सृजन और उत्साधन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया तथा एमएस गिल व जीवीजी कृष्णमूर्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। तत्पश्चात संसद द्वारा इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 का रूप दिया गया। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे तथा उसके द्वारा कोई निर्णय सर्वसम्मत से या बहुमत से लिया जाएगा। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टीएन शेषन ने इस अधिनियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया। मुख्य न्यायमूर्ति एएम अहमदी की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 14 जुलाई 1995 को सर्वसम्मत से दिए गए अपने फैसले में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के समकक्ष मानने संबंधी उक्त अधिनियम को वैध घोषित कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों सहित कुल 3 सदस्य हैं, जैसे राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्त एवं सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर वर्तमान में विवाद उठने लगे हैं तथा इनके सदस्यों की नियुक्ति एक ऐसी समिति के द्वारा किए जाने की मांग की जा रही है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति एवं विपक्ष के नेता सम्मिलित हो। इसके बाद दिया गया है कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति से संबंधित अधिनियम। तो इसमें दिए गए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 मार्च 2023 को दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि विधेयक 2023 पारित कर दिया। ध्यातव्य है कि उक्त विधेयक को लोकसभा ने 21 दिसंबर तथा राज्यसभा ने 12 दिसंबर को पारित किया था। 28 दिसंबर को राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात यह विधेयक अब अधिनियम बन गया है। प्रस्तुत अधिनियम में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का प्रावधान किया गया है। इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता विपक्ष न होने की स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता तथा एक कैबिनेट मंत्री समिति के अन्य सदस्य होंगे। चयन समिति के विचार के लिए विधि मंत्री एवं 2 केंद्रीय सचिवों की समिति द्वारा 5 नाम अल्प सूचीबद्ध किए जाएंगे तथा चयन समिति के पास उन उम्मीदवारों को भी चुनने का अधिकार होगा जिन्हें अल्प सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह अधिनियम निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के स्थान पर लाया गया है। ज्ञातव्य है कि उक्त अधिनियम के द्वारा 14 मार्च 2024 को 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। इसके बाद है पदावधि एवं पद से हटाया जाना है। तो इसमें है कि 1972 ईस्वी से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था। इसलिए पहले 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष तक इस पद पर आरूढ़ थे, परंतु 1972 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक जो पहले पूर्ण हो रह सकता है। अतः वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि वह 6 वर्ष की अवधि के पूर्व ही 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पदमुक्त हो जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त भी 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वे 62 वर्ष की आयु में पदावकाश प्राप्त कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी पदमुक्त हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। दूसरे शब्दों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार तथा अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो।
अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन करता है। इन्हें वही प्रतिष्ठा, वेतन व परिलब्धियां प्राप्त होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त है। लेकिन यह है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि अनूप परनवाल बनाम भारत संघ 2003 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए अधोलिखित निर्देश दिए थे। जैसे कि शीर्ष न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, विपक्ष की मान्यता न मिलने पर विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल किया जाना था। ज्ञातव्य है कि उपरोक्त निर्देश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि संसद अनुच्छेद 324 के तहत कानून नहीं बनाती है। आगे दिए आयोग के कार्य एवं शक्तियां। इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व आयोग का है। इसके लिए उसे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उस बाद से मतगणना और परिणाम की घोषणा तक चुनाव की कमान उसके हाथ में होती है। इसके तहत उसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य अधोलिखित हैं, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। प्रथम आम चुनाव 1952 के समय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के आधार पर किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। सामान्यतः मुख्य चुनाव आयुक्त ही परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। यद्यपि किसी अन्य को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त इनमें 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से 7 प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जो उस राज्य के संसद सदस्यों या राज्य विधायिका के सदस्यों में से चुने जाते हैं। परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है। इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है और न ही ऐसे आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तब वह उन आदेशों में कोई संशोधन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में परिसीमन आयोग के निर्णय को न तो किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न ही उसे लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि संसद द्वारा अब तक 1952, 1963, 1973 तथा 2002 में 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, संघ राज्य तथा पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में परिसीमन अभ्यास पूरा करने के लिए 6 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया। यह आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर संघ राज्य के लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, जबकि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के क्षेत्रों का परिसीमन कानून 2002 के प्रावधानों के तहत करेगा। ज्ञातव्य है कि 5 मई 2022 को जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर तैयार की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट को जारी कर दिया। परिसीमन के पश्चात अब जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल सीटें 90 हो गई हैं, जिसमें कश्मीर संभाग में 47 तथा जम्मू संभाग में 43 विधानसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद है मतदाता सूची तैयार करना। तो चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूची
तैयार करवाई जाती है। अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तथा संविधान या विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृत, अपराध अथवा भ्रष्ट आचरण के आधार पर मताधिकार के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही कोई व्यक्ति इन आधारों पर किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा कर सकेगा। ये कहा गया अनुच्छेद 325 में। इसके बाद जो कार्य है कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना, तो इसमें है कि निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19 के तहत राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। वर्तमान में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसे या तो संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत मिला हो और वह विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीती हों, या उसने राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3% सीटें अथवा कम से कम 3 सीटें इनमें से जो भी अधिक हो जीता हो। इसके बाद है कि लोकसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल ने उस राज्य के हिस्से की प्रति 25 लोकसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट जीती हो, अथवा लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य में 8% मत मिले हों। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के लिए के पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, या लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए, अथवा उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय यानी कि क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों की मान्यता की शर्तें प्रत्येक लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पूर्व पूर्ण करनी पड़ती हैं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों को विशेष व स्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं तथा उन्हें रेडियो और टेलीविजन पर चुनाव प्रचार के लिए समय आवंटित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में लोकसभा के 17वें आम चुनाव के समय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 7 राष्ट्रीय दल और 59 राज्य स्तर के दलों ने निर्वाचन में भाग लिया। इसके बाद जो कार्य है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इसमें एक निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह तथा अन्य प्रत्याशियों को अनारक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा भी आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके बाद कार्य है कि निर्वाचन का संचालन करना। इसमें एक निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं और राज्य विधान मंडलों जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं कि आम चुनाव तथा मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। ध्यातव्य है कि स्थानीय निकायों, पंचायतों, नगर पालिकाओं का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसके बाद है अर्ध न्यायिक कार्य। इसमें एक निर्वाचन आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्यों के राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं। इस प्रकार निर्वाचन आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। भारतीय भू क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दे सकता है तथा किसी भी विभाग से संबंधित फाइलें अपने पास मंगा सकता है। इसके बाद जो कार्य है चुनाव रद्द करना। इसमें एक निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कर सकता है तथा पुनः मतदान की आज्ञा दे सकता है। जब कभी संसद या विधान मंडल का स्थान रिक्त होता है
तब निर्वाचन आयोग उस स्थान को भरने के लिए उपचुनाव कराता है। अन्य कार्य में है कि निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख कार्य अधोलिखित है। जैसे इसमें है कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए समय नियत करना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की राशि निश्चित करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना आदि। इसके बाद है आदर्श चुनाव संहिता। तो इससे पहले कुछ नोट्स है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर आदर्श चुनाव संहिता देखेंगे। यहाँ एक सूची दी गई है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक तरफ नाम दिए गए, एक तरफ कार्यकाल दिया गया है। तो सबसे पहले जो थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका जो कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। इसके बाद के सुंदरम 1958 से 1967 तक, एसपी सेन वर्मा 1967 से 1972 तक, नागेंद्र सिंह 1972 से 1973 तक, टी स्वामीनाथन 1973 से 1977 तक, एल सकधर 1977 से 1982 तक, आर के त्रिवेदी 1982 से 1985 तक, आरबीएस पेरी शास्त्री 1986 से 1990 तक, श्रीमती बीएस रमा देवी कार्यवाहक थी। कि इसमें दिया गया है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इनका कार्यकाल था 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। टीएन शेषन 1990 से 1996 तक, एमएस गिल 1996 से 2001 तक, जेएम लिंगदोह 2001 से 2004 तक, टीएस कृष्णमूर्ति 2004 से 2005 तक, बीबी टंडन 2005 से 2006 तक, एन गोपाला स्वामी 2006 से 2009 तक, नवीन चावला 2009 से 2010 तक, एस वाई कुरैशी प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2010 से 2012 तक, बी एस संपत 2012 से 2015 तक, एच एस ब्रह्मा 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक, नसीम जैदी 2015 से 2017 तक, अचल कुमार ज्योति 2017 से 2018 तक, ओम प्रकाश रावत 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक, सुनील अरोड़ा 2018 से 2021 तक, सुशील चंद्रा 2021 से 2022 तक, राजीव कुमार 2022 से अब तक। यहाँ दिए गया स्मृति तथ्य। इसमें भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जो बाद में अफ्रीकन देश सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने। तीसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वाली व्यवस्था व्यवहार में आई। श्रीमती रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक रही हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा टीएन शेषन थे। चुनाव आयोग को पहली बार 1989 में जब 3 सदस्यीय बनाया गया, तब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है आरबीएस पेरी शास्त्री थे। ध्यातव्य है कि दूसरी बार जो है 1993 में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यहाँ नोट दिए गए, क्या आप जानते हैं इसमें है कि निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016, इसमें है कि 3 मार्च 2016 राष्ट्रपति ने निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इससे 31 जुलाई 2015 से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य बस्तियों की अदला बदली के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का सीमित रूप से परिसीमन करने में चुनाव आयोग को सफलता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में 100वें संविधान संशोधन के द्वारा 31 जुलाई 2015 से 111 भारतीय बस्तियां बांग्लादेश को तथा 51 बांग्लादेशी बस्तियां भारत को हस्तांतरित किया गया। अधिनियम 2016 के द्वारा निर्वाचन आयोग भारत में शामिल बांग्लादेशी बस्तियों को प्रासंगिक निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल तथा बांग्लादेश को हस्तांतरित भारतीय बस्तियों को प्रासंगिक निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कर सकेगा। यहाँ दिए गए ध्यान दें, इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद वरीयता क्रम की दृष्टि से 9वें स्थान पर है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद इस दृष्टि से 9वें स्थान पर है। इन दोनों के वेतन एवं भत्ते भी समान होते हैं।
अतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। भारत में पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत के निर्वाचन आयोग की भांति ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि संसद द्वारा बनाए गए उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है तथा किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ नोट दीजिए, क्या आप जानते हैं, इसको हम लोग देखते हैं आगे। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व किया गया था। इसी कारण वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान में निर्वाचन आयुक्त पद के लिए किसी प्रकार की योग्यता अथवा उसके लिए शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल जारी करता है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जिसमें मतदान गुप्त होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। अतः जहां देश में मात्र 2 दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां यह महत्वहीन हो जाती है। वीएन तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति तथा इंद्रजीत गुप्त समिति जो है का संबंध चुनाव सुधार से है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाना, उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा तथा रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिए जाने आदि संबंधी प्रमुख सिफारिशें तारकुंडे समिति ने दिया था। मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग करने, लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की, मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाने की तथा लोक प्रतिनिधियों के रिक्त स्थानों को 6 माह के भीतर भरे जाने आदि की सिफारिश जो है दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश केंद्र संथानम समिति ने किया था। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के उपयोग को मान्यता प्रदान किया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव अधिसूचना से चुनाव परिणाम आने तक चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग का नियंत्रण होगा। इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के अधीन कर दिया गया। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि जमानत राशि खो देता है, तो इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ध्यातव्य है कि किसी चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है। लोक प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार प्रत्याशियों की अंतिम सूची के प्रकाशन के पूर्व यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाता है, बल्कि संबंधित राजनीतिक दल को 7 दिन के भीतर किसी अन्य प्रत्याशी को नामांकित करने की सुविधा दी जाती है। इसके बाद है कि निर्गम मत सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल अभ्यर्थी का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। ज्ञातव्य है कि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पूर्व चुनाव के संबंध में मतदाताओं की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कोई प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभाओं में के चुनाव में 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता।
संसद या राज्य विधानमंडल की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए 6 माह के अंदर पुनः मतदान कराया जाएगा। नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि जो है तथा मतदान की तिथि में कम से कम 14 दिन का अंतर होगा। मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले को 2 वर्ष का कारावास तथा 250 रुपये जुर्माना का दंड दिया जा सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के कारण 5वीं लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 83(2) के तहत आपातकाल के दौरान संसद को एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं। कौन? नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है। विश्व के कुल 33 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। इसके बाद है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता। इसमें है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के पश्चात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। इस प्रकार अब देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 से घटकर मात्र 6 हो गई है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली, पंजाब, गोवा एवं गुजरात सहित कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या अधोलिखित है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसके बाद दिए गया है, इन्हें भी जानिए। इसमें है कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा लोकसभा के समान उम्मीदवार के लिए 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उम्मीदवार के लिए 12,000 रुपये, जबकि विधानसभा में समान उम्मीदवार के लिए 11,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि का प्रावधान किया गया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का आविष्कार एम.बी. हनीफा के द्वारा किया गया है। इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रथम प्रदर्शन 1979 में किया गया था। वर्ष 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में थरूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल सर्वप्रथम हुआ। 1988 में सरकार द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करके चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को कानूनी बनाया गया। 1998 में राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पहली बार इसका प्रयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। जून 1999 में गोवा विधानसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराया गया। मई 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव ऐसा प्रथम आम चुनाव है जिसमें लगभग पूरा मतदान ईवीएम से कराया गया था। ईवीएम एक बैलेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है। यदि उनकी संख्या 16 से अधिक हो जाए तो पहली बैलेटिंग यूनिट के साथ दूसरी बैलेटिंग यूनिट जोड़ दी जाती है। इस तरह कुल 4 बैलेटिंग यूनिट को आपस में जोड़ा जा सकता है, अर्थात अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है। इससे अधिक प्रत्याशियों की संख्या होने पर ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तब परंपरागत प्रणाली मतपेटी और मतपत्र को अपनाना होगा। ईवीएम अधिकतम 3,840 वोट दर्ज कर सकती है। भारत द्वारा ईवीएम का निर्यात नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या जैसे देशों को किया गया है। ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत राजनीतिक दलों के किसी उम्मीदवार का नामांकन कम से कम एक मतदाता द्वारा, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। प्रस्तावक को उस चुनाव क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। इसके बाद है भारतीय संविधान या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने तथा अथवा राष्ट्रीय गान में बाधा डालने के लिए
न्यायालय द्वारा दो सिद्धि से 6 वर्ष तक लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है। इसके बाद है कि चौथे परिसीमन आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को किया गया था। चतुर्थ परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः 84 और 47 हो गई है, जबकि अनारक्षित सीटों की संख्या घटकर 412 रह गई है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की वर्तमान संख्या को 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना तक अपरिवर्तनीय रखा गया है, किंतु इसमें यह प्रावधान किया गया है कि परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा और राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित तथा पुनर्गठित किया जा सकेगा। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे आदर्श चुनाव संहिता। इसमें है किसका अर्थ है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिसका पालन प्रत्येक राजनीतिक पार्टी एवं उनके प्रत्याशियों को चुनाव समाप्त होने तक करना होता है। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों एवं सदस्यों को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने के लिए संहिता जारी की जाती है तथा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल को सत्ता का प्रयोग करके चुनावी लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है। निर्वाचन आयोग ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1960 के दशक में किया था, लेकिन कतिपय कारणों से इसे जारी नहीं रखा जा सका। पुनः 1990 के बाद से इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि राज्य स्तर पर इसे केरल राज्य के विधानसभा चुनाव 1960 में ही लागू कर दिया गया था। इसके द्वारा राजनीतिक दलों के लिए प्रचार की व्यवस्था को निष्पक्ष रखा जाता है। कोई भी राजनीतिक दल दूसरे दलों की आलोचना केवल नीतियों और कानूनों के आधार पर ही कर सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं। कोई भी दल किसी के धार्मिक, जाति एवं अन्य भावनाओं को आहत नहीं कर सकता है और न ही भ्रष्ट आचरण का प्रयोग कर सकता है। आचरण संहिता लागू होने के पश्चात सत्ताधारी दल द्वारा किसी भी प्रकार की नियुक्ति, सड़क निर्माण, वित्तीय सहायता आदि की घोषणा नहीं कर सकता है। अर्थात सत्ताधारी दल ऐसी कोई घोषणा या कार्य नहीं करेगा जिससे जनता का मत प्रभावित हो। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 2007 में पहली बार यह प्रावधान किया है कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार नामांकन के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें उनका शैक्षिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण तथा आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी विवरण आदि का उल्लेख हो। चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ। इसमें है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत जारी अधिसूचना से होता है। इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जा सकता है। इस घोषणा में नामजदगी, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि आदि का उल्लेख होता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन का तथा अपना नाम वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद है कि आयोग की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। इसमें एक भारत में निर्वाचन आयोग की एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाने के लिए अधोलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है तथा इसके गठन के संबंध में कार्यपालिका या विधायिका द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आधारित नहीं है, बल्कि उसके लिए नियत कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए विहित आधार, असमर्थता या कदाचार तथा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही उनके पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है चुनाव सुधार। इसमें किसी भी देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक है।
चुनाव में धन एवं बल का प्रयोग लोकतंत्र के लिए घातक होता है। भारत में चुनाव के समय धन बल का प्रयोग व्यापक रूप से होता रहा है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए राजनीति एक सरल असली बन गई है, जिससे भारत में लोकतंत्र की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए समय समय पर चुनाव सुधार के प्रयास के अंतर्गत अनेक समितियों का गठन किया गया, जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, के संथानम समिति आदि। इसके अतिरिक्त विधि आयोग की रिपोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तथा चुनाव आयोग के प्रयासों से भी चुनाव सुधार के प्रयास किए गए हैं, जिससे चुनाव में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनी रहे। तारकुंडे समिति ने वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया। निर्वाचन में अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण, निर्वाचन आयोग के समक्ष राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना, प्रत्याशियों द्वारा एक निश्चित नामांकन राशि जमा करना आदि की सिफारिश की गई। दिनेश गोस्वामी समिति ने अपनी रिपोर्ट में मतदान केंद्रों आदि के लूटे जाने पर पुनः मतदान, मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग, मतदाता फोटो पहचान की व्यवस्था करना, निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई, किसी भी सदन का स्थान खाली होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था आदि की सिफारिशें की। इंद्रजीत गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव का व्यय जो है सरकार द्वारा वहन किए जाने, 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किए जाने आदि की सिफारिश की। के संथानम समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था करना, सभी राजनीतिक दलों को नियमों में बांधने, समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा नागरिकों के निर्वाचन नामावली को अद्यतन किए जाने आदि की सिफारिश की। चुनाव सुधार पर विधि आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 2015 में सरकार को सौंपा, जिसके अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AP शाह थे। आयोग ने एक उम्मीदवार को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने, निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति एक नियुक्ति मंडल द्वारा करने तथा निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल को ही लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति देने आदि की सिफारिशें की है। चुनाव सुधार के अगले क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2 जनवरी 2017 को चुनाव संबंधी एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय तथा भाषा के आधार पर वोट मांगना, मतदाताओं को मतदान देने से रोकना आदि को भ्रष्ट आचरण घोषित किया है। इस पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने कहा है कि मनुष्य एवं ईश्वर का संबंध व्यक्तिगत होता है और निर्वाचन एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है, इसलिए चुनाव में धार्मिक भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार चुनाव सुधार से संबंधित अब तक लगभग 10 संशोधन संविधान में किए जा चुके हैं। इसके बाद है प्रत्यावर्तन का अधिकार। इसमें है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही अपदस्थ किए जाने के अधिकार को प्रत्यावर्तन का अधिकार कहते हैं। रूस, अमेरिका के कुछ राज्यों सहित स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों प्रांतों में यह व्यवस्था अस्तित्व में है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 23 फरवरी 2002 को गठित संविधान समीक्षा आयोग ने भारत में इस अधिकार को प्रभावी बनाने की सिफारिश किया था, किंतु अभी इसे लागू नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मतदाताओं को प्रत्यावर्तन का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत यदि मतदाता किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्यों से असंतुष्ट है तो वह उस प्रतिनिधि के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तत्पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग जनमत के निर्धारण हेतु मतदान की व्यवस्था करता है। अंतिम निर्णय इसी जनमत के आधार पर लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम अप्रैल 2001 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अनूपपुर नगर पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती पल्लविका पटेल को मतदाताओं द्वारा उनके पद से हटा दिया गया था। इसके बाद है आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव एवं उपचुनाव। इसमें एक लोकसभा और राज्य विधानसभा द्वारा अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर लेने के पश्चात जो चुनाव कराया जाता है उसे आम चुनाव कहा जाता है। किंतु जब लोकसभा या राज्य विधानसभा को अपने नियत कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण करने से पहले ही भंग कर दिया जाता है और नए चुनाव
करवाए जाते हैं तो इस चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। जब उक्त सदन में कोई स्थान जनप्रतिनिधियों की मृत्यु, त्यागपत्र या निर्भरता के कारण रिक्त हो जाता है तो उसे भरने के लिए करवाए जाने वाले निर्वाचन को उपचुनाव कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि उपचुनाव स्थान की रिक्ति से 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि अपने पूरे कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, जबकि उपचुनाव में प्रतिनिधि सदन के शेष कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यहाँ दिए गए कि निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021, तो इसमें जो व्यवस्था की गई है कि यह अधिनियम संसद में लोकसभा द्वारा 20 दिसंबर 2021 को तथा राज्यसभा द्वारा 21 दिसंबर 2021 को पारित किए गए तथा 29 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की। उक्त अधिनियम के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मतदाता के आधार को वोटर आईडी यानी मतदाता पहचान पत्र से लिंक करना है, ताकि फर्जी मतदान एवं दोहरे नामांकन के खतरे से बचा जा सके। उक्त अधिनियम में पत्नी शब्द के स्थान पर जीवन साथी को अंतः स्थापित किया गया है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं को एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार क्रमशः 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अपना नामांकन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ध्यातव्य है कि पहले वर्ष में केवल 1 जनवरी को ही नामांकन कराने की सुविधा प्रदान की गई थी। यहाँ दिए गया कि आप जानते हैं इसमें है कि मतदाता सत्यापन कागज लेखा परीक्षा परिरक्षण यानी कि इसको शॉर्टकट में जो इसका इंग्लिश है वीवीपैट कहते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें है कि यह मतदाता द्वारा ईवीएम से मतदान प्रक्रिया पूरा करने के बाद प्रतिपुष्टि प्रदान करने की प्रक्रिया है। 2008 में चुनाव आयोग द्वारा आईआईटी मुंबई के पूर्व निदेशक पीवी इंदिरासन की अध्यक्षता में ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था लाने के लिए एक तकनीकी टीम का गठन किया गया था। टीम को ईवीएम में ऐसी व्यवस्था करना था जिसके द्वारा वोट करने वाले व्यक्ति को एक ऐसी पर्ची मिले जिसमें उसके द्वारा मत दिए गए प्रतिनिधि का नाम, चुनाव चिन्ह एवं क्रम संख्यांकित हो। 2011 में चुनाव आयोग ने कमेटी द्वारा सुझाए गए वीवीपैट को स्वीकार कर लिया। जुलाई 2017 को इसी व्यवस्था के द्वारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरला, मेघालय, चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली, राजस्थान के जैसलमेर में चुनाव संपन्न हुए। अमिट स्याही चुनाव क्या होता है कि अमिट स्याही जो है चुनाव के बाद अंगुली पर लगाई जाने वाली स्याही को अमिट स्याही कहते हैं। यह देश में केवल मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड नामक कंपनी बनती है जो कर्नाटक सरकार के अधीन है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव में किया गया। यह सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है जो त्वचा पर मौजूद नमक के साथ अपक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड के रूप में निर्मित हो जाता है और जल के साथ अवलेय हो जाता है। अब इसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। यहाँ दिए गए नोट्स है पीछे कि इन्हें भी जाने। इसमें है कि नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा के लिए हुए चुनाव में नोटा उपरयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प मतदान मशीनों में रखा गया था। कब? 2013 में। इस प्रकार छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहाँ के चुनाव में इस विकल्प का प्रयोग किया गया। सरकार द्वारा जनवरी 2022 में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा वृद्ध करते हुए लोकसभा के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी है, जबकि छोटे राज्यों के लिए सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए तक की गई है। इसी प्रकार विधानसभा प्रत्याशियों के लिए यह सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की गई है, जबकि पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए यह सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दी है। इसके बाद भारत में निर्वाचन आयोग अपनी स्थापना की याद में 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, जिसकी थीम चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना था। ज्ञातव्य है कि 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023 को मनाया गया, जिसकी थीम वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। यह सूची दी गई है कि चुनाव सुधार संबंधी समितियाँ एक दृष्टि में दी गई हैं। तो इसमें समितियाँ दी गई हैं, वर्ष दिया गया है, उनसे संबंधित विषय दिए गए यानी कि सिफारिशें दी गई हैं। तो तारकुंडे समिति यानी कि जेपी समिति, इसकी जो गठन हुआ था 1974 में। इसकी जो सिफारिशें थी चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक। इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति, इसका गठन 1990 में हुआ था।
इसकी सिफारिश थी कि मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग और मतदाता पहचान पत्र। इसके बाद था वोहरा समिति 1993 में अपराधियों एवं नौकरशाहों के गठजोड़ की जांच के लिए। इसके बाद है इंद्रजीत गुप्ता समिति अन्य बनाम राष्ट्रपति 1998 में, तो सरकार द्वारा चुनाव का खर्च वहन करना। इसके बाद है तनख्वाह समिति यानी कि कोर समिति, इसकी गठन 2010 में हुआ था। इसका जो प्रावधान था चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से संबंधित मामलों की जांच करना। जीएस वर्मा समिति 2013 में आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति। इसके बाद के संथानम समिति उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता निर्धारित करना और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो इस तरह हम लोगों का जो थ्योरी है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग परीक्षा दृष्टि जो है नोट्स देखते हैं आगे। परीक्षा दृष्टि में दिए गए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 के तहत। भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली के समरूप है, ब्रिटेन की। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। भारत में संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव संपन्न कराने की शक्तियां किस संवैधानिक निकाय में नहीं थे, तो निर्वाचन आयोग में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मूल संविधान में आम चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी थी, 21 वर्ष। मुख्य चुनाव आयोग की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूर्ण हो। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1926 में। उसके बाद यहाँ दिए गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन। तो इसमें दिए गए केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था पर अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। उस समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया तथा समिति के अन्य 7 सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद पूर्व विपक्ष के नेता राज्यसभा, डॉक्टर एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सुभाष कश्यप पूर्व लोकसभा महासचिव, हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संजय कोठारी सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रमुख हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव नितिन चंद्रा इस समिति के सचिव बनाए गए हैं, जबकि केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय कि एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य देश में पंचायतों व नगर निकायों से लेकर सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा के चुनाव को एक साथ कराना है। इस उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 23 सितंबर 2023 को तथा दूसरी बैठक 25 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई, जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियों, 33 राज्य पार्टियों एवं 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके सुझाव मांगे गए हैं। ध्यातव्य है कि इस उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी 18,626 पृष्ठों वाली विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी, जिनमें कुल 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया है। परीक्षा दृष्टि में दिया कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, 1952 में। चतुर्थ परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, 2002 में। परिसीमन संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार किसे है, परिसीमन आयोग को। प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार कराने कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, 61वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया, नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा या लोकसभा के आम चुनाव में। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग सर्वप्रथम कब बनाया गया, 16 अक्टूबर 1989 को। पहली बार जब चुनाव आयोग को बहु सदस्यीय बनाया गया, उसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो RBS पैरी शास्त्री थे। राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है, तो
निर्वाचन आयोग। परिषद जिसमें दी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का संचालन कौन करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत में निर्वाचनों के लिए कौन कौन सी प्रणालियों को अपनाया गया है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में, तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली जो है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में। सांसदों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय कौन देता है, राष्ट्रपति देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से अनुच्छेद 103 के तहत। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था चुनाव सुधारों से था। 1 अक्टूबर 1993 को निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, तो GVG कृष्णमूर्ति एवं MS गिल की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो इस समय थे श्री TN शेषन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है, तो 6 वर्ष के लिए, किंतु मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष था, अन्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष की आयु पूरी करने पर पदमुक्त हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को किन आधारों पर तथा किस प्रकार उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है, तो कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, अर्थात उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ किस प्रकार होता है, तो भारत में जो है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किए जाने पर ध्यातव्य है कि इसके बाद निर्वाचन तिथि समय आदि की अधिसूचना जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किसके संबंध में सिफारिश देने किया गया था, चुनाव सुधारों के संबंध में। लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश किस समिति किया था, दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। परिषद इसमें दिए गए भारत का प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो श्रीमती VS रमा देवी थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसके परामर्श से प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। अब तक सिर्फ एक बार प्रथम आम चुनाव 1952 में 2 प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त 6 माह के लिए नियुक्त किए गए थे। इनके मुख्य कार्यालय कहाँ थे, तो मुंबई था पटना में। 1956 में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के स्थान पर किस पद का सृजन किया गया, तो उप निर्वाचन आयुक्त का। संसद द्वारा कब परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया था, तो 1952 में। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में कब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किए जाने का प्रावधान किया गया, तो प्रत्येक 10 वर्ष होने वाली जनगणना के बाद। किसी मान्यता प्राप्त दल के विभाजन पर चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। तो इस तरह हम लोगों को जो है अध्याय 12 निर्वाचन समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो अध्याय 13 हम लोगों है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। ये चैप्टर जो है हम लोग आगे देखेंगे। तब तक इसको देखते रहिए आप लोग। धन्यवाद।